सोचिए, एक ऐसा गांव जहां सरपंच का बेटा खुलेआम लड़कियों को छेड़ता था और पूरा गांव सब कुछ देखते हुए भी चुप रहता था। नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो धीमी है, सच्ची है और दिल के बहुत करीब है। इस कहानी का नाम है सरपंच का बेटा, गांव का डर। एक ऐसा लड़का जो अपने बाप की ताकत को अपना हक समझ बैठा, और एक ऐसा गांव जो डर के कारण चुप रहा जब तक कि उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत ना बन गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जो धीरे धीरे हिम्मत में बदलता है, और उस पल की जब डर टूटता है और आवाज़ उठती है। अगर आपको ऐसी शांत, सुकून देने वाली कहानियाँ पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर रात एक नई कहानी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, आप किस गांव या शहर से ये कहानी सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? आपका हर कमेंट से ये महसूस होता है कि आप यही कहीं हैं मेरे साथ इसी कहानी के सफ़र में। अब चलिए, लालटेन थोड़ी धीमे कर लीजिए, पंखे की हल्की आवाज़ को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर ले, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस गांव की ओर जहाँ पीपल की छांव के नीचे डर चुपचाप पल रहा था। गांव बिशनपुर की सुबह हमेशा की तरह धीरे धीरे खुलती थी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी नींद से उठकर पहले खिड़की के बाहर झांकता हो, फिर लंबी सांस लेकर दिन को अपनाता हो। पूर्व दिशा से हल्की सुनहरी रोशनी खेतों पर फैल रही थी। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी। रात को कहीं दूर हल्की बारिश हुई थी। बैलगाड़ी के पहिए कच्ची सड़क पर चरमराते हुए गुजर रहे थे, और दूर मंदिरों से आती घंटियों की आवाज़ उस सन्नाटे में जैसे जीवन घोल रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन को पकड़कर जैसे कहती हो, मैंने बहुत कुछ देखा है। उस पेड़ के नीचे चौपाल लगती थी, लेकिन उस चौपाल में आजकल हंसी कम और खामोशी ज़्यादा थी। रास्ता छोड़, अचानक कच्ची गली में तेज आवाज़ गूंजी। दो लड़कियां सिर पर घड़े लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। आगे खड़ा था रंजीत। धूप में उसकी परछाई लंबी लग रही थी, जैसे वो खुद से भी बड़ा बनकर खड़ा हो। हाथ में मोटी लकड़ी की छड़ी थी, जिसे वो बिना वजह ज़मीन पर ठोकता जा रहा था। अरे, इतनी जल्दी क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो मुस्कान जिसमें अपनापन नहीं, बस एक हक जताने का जहर था। लड़कियां बिना जवाब दिए निकलने की कोशिश करने लगी। एक ने आंखें नीचे कर ली, दूसरे ने घड़ा छोड़ा और कसकर पकड़ लिया। सुनाई नहीं देता क्या? रंजीत ने रास्ता रोकते हुए कहा। गांव का रास्ता है और मैं भी गांव का हूँ। दो बात कर लूँ तो आसमान टूट पड़ेगा। उनकी चाल और तेज हो गई। रंजीत ने एक पल उन्हें जाते देखा, फिर हंस पड़ा। एक ऐसी हंसी जो खुले खेत में गूंजती है मगर दिल में डर बो जाती है। गंगा उसी गली के मोड़ पर खड़ी थी। उसने सब कुछ देखा, बिना हिले, बिना बोले। उसकी उंगलियां अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ चुकी थी। आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक आदत थी चुप रहने की। फुलवा उसके पास आकर धीरे से बोली, चल जल्दी घर चलते हैं, वो इधर ही घूमता रहता है आजकल। गंगा ने सिर हिलाया। दोनों साथ साथ चलने लगी, मगर उनके कदमों में वो हल्कापन नहीं था जो सुबह की हवा में होनी चाहिए। कितनी बार कहा है, अकेले मत जाया कर। घर पहुंचते ही जमुना की आवाज़ गूंज उठी। वो आंगन में चूल्हे के पास बैठी रोटी सेक रही थी, मगर आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी। गंगा चुपचाप अंदर आ गई। माँ, हम दोनों साथ थे, फुलवा ने धीरे से कहा। जमुना ने एक गहरी सांस ली। साथ होने से क्या होता है? वो लड़का तो भगवान जाने क्या समझता है खुद को। उसने रोटी पलटी, मगर हाथ हल्का कांप गया। गंगा चुपचाप कोने में बैठ गई।
उसके कानों में अभी भी वही आवाज़ गूंज रही थी, रास्ता छोड़। हरीश खेत से लौटा तो उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। माँ, पानी देना, उसने थक कर कहा। जमुना ने लोटा बढ़ाया, फिर धीमे स्वर में बोली, आज फिर रास्ते में। हरीश पानी पीते पीते रुक गया। क्या किया उसने? गंगा ने कुछ नहीं कहा, बस जमीन की ओर देखने लगी। फुलवा ने धीरे से बताया, रास्ता रोककर खड़ा था, वही हरकतें। हरीश की मुट्ठी कस गई। कितने बार वो बुदबुदाया, कितने बार ये सब झेलना पड़ेगा। उसकी आंखों में गुस्सा था, मगर उस गुस्से के पीछे एक डर भी था, एक ऐसा डर जो आदमी को अंदर से तोड़ देता है। शाम होते होते गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा होने लगे। पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के चबूतरे पर दयाराम काका अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी के सहारे बैठे थे। उनके चेहरे की झुर्रियाँ जैसे हर बीते साल की कहानी कहती थी। हरीश उनके पास आकर बैठ गया। काका, कब तक चुप रहेंगे हम? दयाराम काका ने उसकी ओर देखा, थके हुए नज़रों से। बेटा, कुछ बातें सहनी पड़ती है, उन्होंने कहा। जिसके पास ताकत हो उसके सामने सिर झुकाना ही भलाई होता है। भलाई? हरीश की आवाज़ ऊंची हो गई। ये भलाई है कि हमारी बहन बेटियां रास्ते पर चल भी ना सके। चौपाल पर बैठे लोग चुप हो गए। कोई हरीश की बातों से सहमत था, मगर बोलने की हिम्मत नहीं थी। कोई आंखें चुराकर जमीन देखने लगा। तभी दूर से बैलगाड़ी की आवाज़ आई। सबकी नज़र उधर मुड़ गई। भैरव सिंह आ रहा था। साफ सफ़ेद कुर्ता, मोटी मूछ और चाल में ऐसी रौब कि ज़मीन भी उसके कदमों के नीचे दबती हो। उसके पीछे पीछे रंजीत भी था, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। चौपाल के पास आकर गाड़ी रुकी। क्यों भाई, क्या चर्चा चल रहा है? भैरव सिंह ने उतरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा और गहरा हो गया। रंजीत की नज़र गंगा पर पड़ी, जो थोड़ी दूर खड़ी थी। उसने हल्की मुस्कान फेंकी, जैसे किसी चीज़ पर अपना हक जताता हो। गंगा की आंखें झुक गई। हरीश ने वो देखा और उसका खून खौल उठा। बाबा, उसने धीरे से दयाराम काका से कहा, अगर आज भी हम चुप रहें तो ये कल और बढ़ेगा। दयाराम काका ने गहरी सांस ली। बेटा, ये आग है, इसमें कूदेगा तो खुद भी जलेगा। भैरव सिंह ने सबकी खामोशी को अपना जीत समझ लिया। अच्छा है, गांव में शांति बनी रहनी चाहिए। वो हंसते हुए बोला, फालतू की बातों में पड़ोगे तो नुकसान अपना ही होगा। उसकी आवाज़ में चेतावनी थी, सीधी, साफ। रात धीरे धीरे गांव पर उतर आई। लालटेन की पीली रोशनी घरों के बाहर टिमटिमा रही थी। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी और हवा में ठंडक घुलने लगी। गंगा अपने आंगन में बैठी थी। आसमान की ओर देखते हुए उसने एक लंबी सांस ली। कब तक? उसने खुद से फुसफुसाया। उसके आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक थकान थी और कहीं बहुत अंदर एक चिंगारी। उस रात पीपल का पेड़ सिर्फ चुप खड़ा रहा। उसने बहुत कुछ देखा था और शायद वो जानता था ये खामोशी हमेशा नहीं रहेगी। सुबह का उजाला इस बार कुछ अलग था। सूरज वहीं था, खेत वहीं थे और मिट्टी की खुशबू भी वैसी ही। लेकिन बिशनपुर के लोगों के चेहरे पर जैसे एक परत जम गई थी, डर की, थकान की और बेबसी की। गांव की औरतें कुएं पर पानी भर रही थी। घड़ों की खनक, रस्सी की चरचर और हल्की हल्की बातें, सब कुछ असामान्य लगता था। मगर हर आवाज़ के पीछे एक सावधानी छिपी थी। कोई ज़ोर से नहीं बोल रहा था, कोई खुलकर हंस नहीं रहा था। फुलवा ने धीरे से गंगा के कान में कहा, आज जल्दी चलते हैं। वो कल चौपाल में भी घूर रहा था।
गंगा ने बस सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे भीतर कुछ लगातार दबाया जा रहा हो। रास्ता वही कच्चा था, जिसके दोनों तरफ सरसों के सूखे डंठल हवा में सरसराते थे। दूर कहीं एक बैल बंधा हुआ रंभा रहा था, लेकिन उस रास्ते की सबसे बड़ी पहचान अब मिट्टी या खेत नहीं थे, वो डर था जो हर कदम के साथ चलता था। अरे, आज तो खुद ही सामने आ गई, आवाज़ आई और दोनों के कदम रुक गए। रंजीत वहीं खड़ा था, इस बार अकेला नहीं, उसके साथ 2 और लड़के भी थे, जो हंसते हुए उसकी हर बात पर सिर हिलाते। कहाँ जा रही हो इतनी सज धज के? उसने गंगा की ओर देखते हुए कहा। गंगा ने आंखें झुका ली। फुलवा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। चल, उसने फुसफुसाया। इतनी जल्दी भी क्या है? रंजीत ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। उसकी छड़ी इस बार हवा में नहीं, जमीन पर नहीं, बल्कि गंगा के रास्ते के ठीक सामने टिक गई। गांव में रहते हो, गांव के लोगों से बात करना नहीं सीखा? उसके साथ खड़े लड़के हंस पड़े। गंगा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई, मगर आवाज़ गले में ही अटक गई। कुछ बोलेगी भी या ऐसे मूर्ति बने खड़ी रहेगी? रंजीत ने और करीब आकर कहा। उसकी आवाज़ में अब मजाक नहीं था, एक ज़बरदस्ती थी, एक दबाव जो हवा को भी भारी कर देता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, रास्ता छोड़ दे रंजीत। हरीश था। उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें एक कड़ापन था। रंजीत ने मुड़कर देखा, फिर हल्का सा हंसा। अरे, बड़े भाई साहब आ गए। उसने ताना मारा। बहुत चिंता रहती है तुम्हें अपनी बहन की। हरीश ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने कहा ना, रास्ता छोड़ दे। कुछ पल के लिए हवा रुक सी गई। फुलवा की उंगलियां कांपने लगी। गंगा ने पहली बार ऊपर देखा। हरीश की आंखों में डर नहीं था, मगर वो अकेला था। रंजीत ने धीरे से अपनी छड़ी उठाई और एक कदम पीछे हट गया। जाओ, उसने कहा, आज के लिए छोड़ दिया। उसकी आवाज़ में दया नहीं थी, एक एहसान था। गंगा और फुलवा जल्दी जल्दी निकल गई। हरीश वहीं खड़ा रहा। बहुत हिम्मत आ गई है तेरे अंदर, रंजीत ने पास आकर कहा। हरीश ने कुछ नहीं कहा। ध्यान रखना, रंजीत ने उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसाया। ये गांव छोटा है और मैं सबको जानता हूँ। शाम को घर का माहौल भारी था। जमुना चूल्हे के पास बैठी थी, मगर आज उसने गाना नहीं गाया जो वो रोज़ गुनगुनाती थी। उसने हरीश से कहा, क्या ज़रूरत थी बोलने की? माँ, कब तक चुप रहेंगे? हरीश ने थके हुए स्वर में कहा। जमुना की आवाज़ अचानक तेज हो गई। चुप रहना ही समझदारी है। तू नहीं समझेगा। जिनके घर बेटी होती है ना, वो हर कदम सोच समझ कर रखता है। गंगा को लगा जैसे ये बात उसके लिए कही गई हो। उसने चुपचाप रोटी का टुकड़ा तोड़ा, मगर निगल नहीं पाई। मैं सब सह लूँगा, हरीश ने धीरे से कहा, लेकिन ये रोज़ रोज़ का अपमान। उसकी आवाज़ टूट गई। जमुना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस डर था। बेटा, ताकत से लड़ाई मत कर। ताकत से टकराने वाले कभी नहीं बचते। रात को गंगा छत पर लेटी थी। आसमान साफ था। तारों की हल्की चमक जैसे किसी दूर की उम्मीद की तरह टिमटिमा रही थी। नीचे आंगन में जमुना और हरीश की धीमी आवाज़ अब भी आ रही थी। काका से बात करनी पड़ेगी, हरीश कह रहा था। वो भी यही करेंगे। चुप रहे, जमुना ने जवाब दिया। गंगा ने आंखें बंद कर ली। उसके कानों में फिर वही आवाज़ गूंजने लगी। आज के लिए छोड़ दिया। उसने दुपट्टा अपने चेहरे पर खींच लिया। अगले दिन चौपाल पर माहौल और भी भारी था। मास्टर शिव नारायण भी आए थे, हाथ में पुरानी किताब और माथे पर चिंता की लकीरें। ये ठीक नहीं हो रहा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। बच्चियाँ स्कूल आना छोड़ रही हैं। दयाराम काका चुप बैठे रहे।
कुछ करना पड़ेगा, मास्टर ने फिर कहा। क्या करोगे? किसी ने भीड़ में से पूछा। सरपंच के खिलाफ जाओगे? सवाल हवा में लटक गया। हरीश ने दयाराम काका की ओर देखा। काका, आप ही कुछ कहिए। दयाराम काका ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में थकान थी और एक पुराना आदत, चुप रहने की। बेटा, उन्होंने कहा, समय खराब है। ऐसे समय में सिर झुकाकर चलना ही बेहतर होता है। मास्टर शिवनारायण ने निराशा होकर सांस छोड़ी। अगर सब ऐसा सोचेंगे तो गलत करने वाला और मजबूत होता जाएगा। चौपाल फिर शांत हो गई। कोई बहस नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ। बस चुप्पी और गहरी हो गई। उधर रंजीत अपने घर के बरामदे में बैठा था। भैरव सिंह उसके पास खड़ा था। सुन रहा हूँ तू आजकल बहुत नाम कमा रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रंजीत ने हल्का सा हंसकर जवाब दिया। लोग खुद ही डरते हैं, मैं क्या करूं? भैरव सिंह ने उसकी पीठ थपथपाई। डर बना रहना चाहिए, उसने कहा, तभी लोग लाइन में रहते हैं। उस शाम गांव में एक अजीब सी हवा थी। ना कोई त्योहार था, ना कोई खुशी। फिर भी हर घर में जैसे कोई अनकही बात घूम रही थी। गंगा आंगन में बैठी थी। उसके सामने मिट्टी का दिया जल रहा था। उसने उसकी लौ को ध्यान से देखा। छोटी सी थी मगर लगातार जल रही थी। क्या सच में चुप रहना ही सही है? उसने मन ही मन सोचा। उसके अंदर कुछ बदल रहा था, धीरे धीरे, बिना आवाज़ के मगर साफ। पीपल के पेड़ की पत्तियां हवा में हिल रही थी, जैसे वह भी सुन रही हो लोगों की चुप्पी और उस चुप्पी के अंदर छुपा हुआ तूफान। उस दिन बिशनपुर ने एक और दिन चुप रहकर काट लिया, लेकिन हर चुप्पी की एक कीमत होती है। सावन का महीना आ गया था। आसमान कई दिनों से जैसे भीतर कुछ दबा बैठा था और उस सुबह बिना किसी चेतावनी के बादल फट पड़े। बारिश की मोटी बूंदें छप्परों पर इस तरह गिर रही थी जैसे कोई पुरानी कहानी बार बार दोहराई जा रही हो। कच्चे रास्ते की मिट्टी गीली होकर चिपचिपी हो गई थी और हर कदम के साथ जूतों में जैसे पूरा गांव चिपक जाता। खेतों के किनारों से पानी बहकर गलियों में आ रहा था। बच्चे इस बारिश में खुश थे, नंगे पांव दौड़ते, हंसते, पानी में कूदते। पर बड़े, उनके चेहरों पर बारिश का आनंद नहीं था। गंगा दरवाजे के चौखट पर खड़ी थी। उसके सामने बारिश की परत गिर रही थी, जैसे कोई पर्दा जो बाहर की दुनिया को धुंधला कर दे। जमुना ने अंदर से आवाज़ दी, आज बाहर मत निकलना, मौसम भी ठीक नहीं और हालत भी। गंगा ने बिना जवाब दिए सिर हिलाया, लेकिन खेत में काम रुका नहीं करता। हरीश को जाना ही पड़ा। उसने सिर पर गमछा बांधा और दरवाजे से निकलते हुए गंगा की ओर देखा। तू घर में ही रहना, उसने धीरे से कहा। गंगा ने उसकी आंखों में देखा। वो समझ गई, ये सिर्फ बारिश की चिंता नहीं। दोपहर होते होते बारिश थोड़ी धीमी हुई। फुलबा भागते हुई आंगन में आई, पूरी भीगी हुई। गंगा, गंगा चल, मास्टर जी बुला रहे हैं, स्कूल में कुछ काम है। गंगा एक पल के लिए हिचकी, फिर बोली, इस मौसम में? हाँ, जरूरी काम है, और मैं भी साथ हूँ ना, फुलबा ने जल्दी जल्दी कहा। जमुना ने दरवाजे से झाँक कर देखा। जल्दी लौट आना, उसने बस इतना कहा। रास्ते संभल कर जाना। दोनों लड़कियां बारिश में निकल पड़ी। कच्चे रास्ते पर पानी की पतली धारा बह रही थी। हर कदम पर फिसलने का डर था, मगर दोनों जल्दी जल्दी बढ़ रही थी। हवा में मिट्टी, पानी और भीगे पत्तों की मिली-जुली खुशबू थी। स्कूल गांव के किनारे था। एक छोटा सा कमरा जिसकी छत से पानी टपक रहा था। मास्टर शिव नारायण अंदर खड़े थे, हाथ में पुरानी रजिस्टार लिए। आ गए तुम लोग? उन्होंने राहत की सांस ली। कुछ बच्चों की कापियाँ सुखानी थी, सब भीग गई है। गंगा और फुलवा अंदर चली गई। बारिश फिर तेज हो गई। छत से गिरती बूंदें मिट्टी के फर्श पर छोटे छोटे गड्ढे बना रही थी। कुछ देर के लिए सब सामान्य लगा।
लेकिन वापसी का रास्ता वो कभी सामान्य नहीं रहता था। जब दोनों स्कूल से निकली तब शाम ढलने लगी थी। आसमान अब भी भारी था, पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थी और हवा में एक ठंडक घुल गई थी। रास्ता सुनसान था। जल्दी चलते हैं, फुलवा ने धीरे से कहा। गंगा ने सिर हिलाया। तभी सामने वही परछाई उभरी। बारिश के बीच खड़ा रंजीत। उसके कपड़े भीग चुके थे मगर उसके चेहरे पर वही बेपरवाही थी। अरे, आज तो मौसम भी साथ दे रहा है, उसने हंसते हुए कहा। इतने देर से इंतज़ार कर रहा था। गंगा के कदम रुक गए। फुलवा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ से आ रही हो? रंजीत ने पास आते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। बोलो भी, उसकी आवाज़ भारी हो गई। उसने गंगा के बहुत करीब आकर कहा, या आज भी चुप रहोगी? गंगा की सांसें तेज हो गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, या शायद वो आंसू थे जो दिख नहीं रहे थे। फुलवा ने हिम्मत जुटाई। हमें जाने दो। रंजीत हंस पड़ा। इतनी जल्दी भी क्या है? उसने गंगा का दुपट्टा हल्का सा खींच दिया। बस वही पल था। बारिश की आवाज़ अचानक तेज होने लगी। हवा जैसे रुक गई। गंगा के अंदर कुछ टूट गया, या शायद कुछ जाग गया। उसने झटके से अपना दुपट्टा खींच लिया और पहली बार उसने सीधे रंजीत की आंखों में देखा। हाथ मत लगाना। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन साफ। रंजीत एक पल के लिए ठिठक गया, फिर उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। क्या कहा तूने? गंगा ने दोबारा कहा, इस बार थोड़ा जोर से। कहा ना, हाथ मत लगाना। बारिश अब भी बरस रही थी मगर उस पल जैसे पूरी दुनिया इस एक आवाज़ में ठहर गई। फुलवा की सांसें अटक गई। कभी गंगा को इस तरह बोलते नहीं सुना था। रंजीत की आंखों में अब मजाक नहीं था। बहुत जबान चलने लगी है तेरी, उसने दांत भींच कर कहा। जबान नहीं, गंगा ने कहा, बस अब डर नहीं रहा। ये शब्द हवा में गूंज गया। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। हरीश दौड़ते हुए आ रहा था। उसने दूर से ही सब देख लिया था। गंगा, वो चिल्लाया। रंजीत ने एक नज़र उसके ओर डाली, फिर गंगा को देखा। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर उलझन थी, जैसे वो समझ नहीं पा रहा था कि ये वही चुप रहने वाली लड़की है या कोई और। फिर उसने हंसने की कोशिश की। ठीक है, वो पीछे हट गया। आज बहुत हिम्मत दिखा दी तूने। वो मुड़ा और बारिश में चलता हुआ दूर चला गया। हरीश पास आया। तू ठीक है? उसने घबराकर पूछा। गंगा ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली। फुलवा ने धीमे स्वर में कहा, आज तूने। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई। गंगा ने आसमान की ओर देखा। बारिश अब भी गिर रही थी मगर उसे अब ठंडी नहीं लग रही थी। कब तक? उसने धीरे से कहा। कब तक चुप रहते? उसके शब्दों में डर नहीं था, एक थकान थी और उसके पीछे एक आग जो कभी बुझने वाली नहीं थी। उस शाम गांव में कुछ बदल गया। किसी ने खुले में कुछ नहीं कहा मगर खबर फैल गई। गंगा ने जवाब दे दिया। चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। दयाराम काका चुप बैठे थे। मास्टर शिवराम की आंखों में चमक थी। पहली बार अगर एक लड़की बोल सकती है, उन्होंने धीरे से कहा, तो हम सब क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं आया मगर इस बार चुप्पी वैसी नहीं थी। वो चुप्पी नहीं थी, वो सोच थी। पीपल के पेड़ की पत्तियां हवा में तेज हिल रही थी, जैसे वह भी महसूस कर रहा हो अब कुछ बदलने वाला है। बरसात अब थमने लगी थी। आसमान में बादल अब भी थे मगर उनके बीच से कभी कभी सूरज की हल्की किरणें झांक जाती, जैसे कोई उम्मीद जो अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई लेकिन रास्ता ढूंढ रही थी। बिशनपुर की गलियों में पानी की पतली परत अब भी चमक रही थी। पेड़ों से बूंदें टपक टपक कर जमीन पर गिरती और हर गिरती बूंद जैसे बीते दिनों की कहानी दोहराती। लेकिन इस बार गांव के भीतर कुछ और टपक रहा था। चुप्पी। गंगा उस सुबह कुएं पर गई, पहले की तरह सिर झुकाकर नहीं बल्कि सीधी चाल में।
जैसे अब वो खुद से आंखें नहीं चुरा रही थी। फुलबा उसके साथ थी, मगर आज उसके चेहरे पर डर से ज़्यादा उत्सुकता थी। कुएं पर बाकी औरतें पहले से ही थीं। कुछ ने गंगा को आते देखा और एक पल के लिए उनकी बातें रुक गई। फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई। यही है जिसने कल जवाब दिया था। सच में बोली वो। हिम्मत तो देखो। गंगा ने सब सुना। वो रुकी नहीं, चुप भी नहीं हुई, बस अपने घड़े में पानी भरने लगी। तभी एक बुजुर्ग औरत, हमेशा से चुप रहती थी, आगे बढ़ी। बिटिया, उसने धीमे स्वर में कहा, डर नहीं लगा? गंगा ने उसकी ओर देखा। कुछ पल के लिए उसके आंखों में वही पुरानी झिझक उभरी। फिर वो धीरे से बोली, डर तो रोज लगता था, बस अब सहना भारी लगने लगा। उस एक जवाब ने जैसे कुएं के पास खड़ी औरतों के दिल में कोई गांठ खोल दी। एक दूसरी औरत बोली, हमारी छोरी तो कई दिनों से बाहर नहीं निकली। तीसरे ने कहा, हम भी तो डर के मारे कुछ नहीं बोले। फुलवा ने गंगा की ओर देखा। उसे समझ आ गया, ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, ये शुरुआत थी। उधर चौपाल पर भी आज माहौल अलग था। पीपल के पेड़ के नीचे वही लोग बैठे थे, दयाराम काका, मास्टर शिव नारायण, हरीश और कुछ और गांव वाले। लेकिन इस बार सबकी नज़र ज़मीन पर नहीं, एक दूसरे पर थी। सुना तुमने? एक आदमी बोला। गंगा ने मुंह तोड़ जवाब दिया उसे। हाँ, दूसरे ने सिर हिलाया। और हम तो बस देखते रहे इतने दिन। हरीश चुप बैठा था। उसके अंदर एक अजीब सा मिश्रण था, गर्व भी, चिंता भी। मास्टर शिवनारायण ने धीरे से कहा, ये बात यही नहीं रुकेगी। सबकी नज़रें उनकी ओर उठी। या तो हम इसे यहीं रोक देंगे, उन्होंने आगे कहा, या फिर ये और बढ़ेगा। लेकिन करेंगे क्या? किसी ने पूछा। सरपंच के खिलाफ खड़े हो जाओगे? सवाल वही था, मगर इस बार आवाज़ में पहले जैसी झिझक नहीं थी। दयाराम काका ने अपनी लाठी ज़मीन पर टिकाई। उनका चेहरा गंभीर था। बहुत साल हो गए, उन्होंने धीमे से कहा। हमेशा यही सोचते रहे, चुप रहो तो सब ठीक होगा। वो रुके, सांस ली, लेकिन अब लगता है चुप रहना ही सबसे बड़ी गलती थी। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। ये वही दयाराम काका थे जो हमेशा सहने की सलाह देते थे। हरीश ने पहली बार उनकी आंखों में सीधे देखा, तो अब उसने पूछा। दयाराम काका ने उसकी ओर देखा। अब जो सही है वही करना होगा। उसी समय दूर से आवाज़ आई, घोड़ा गाड़ी की। भैरव सिंह आ रहा था। उसकी चाल आज भी वही थी, भरी हुई, आत्मविश्वास से लबालब। रंजीत उसके साथ था। चौपाल के पास गाड़ी रुकी। भैरव सिंह उतरा और चारों तरफ नज़र दौड़ाई। काफ़ी भीड़ लग रही है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कोई जवाब नहीं आया। रंजीत की नज़र गंगा पर पड़ी, जो अब चौपाल के किनारे खड़ी थी। इस बार उसने ना मुस्कुराया ना कुछ कहा। भैरव सिंह ने माहौल को भांप लिया। क्या बात है? उसने पूछा। सब इतने खामोश क्यों हो? मास्टर शिवनारायण आगे बढ़े। बात करनी है, उन्होंने साफ आवाज़ में कहा। भैरव सिंह ने भौहें उठाई। किस बारे में? आपके बेटे के बारे में। चौपाल की हवा जैसे एक पल के लिए जम गई। भैरव सिंह का चेहरा सख्त हो गया। क्या मतलब? हरीश उठ खड़ा हुआ। मतलब ये कि अब और नहीं चलेगा ये सब। उसने कहा, हमारी बहन बेटियां डर के साए में नहीं जिएगी। कुछ और लोग भी खड़े हो गए, धीरे धीरे एक एक करके। भैरव सिंह ने चारों तरफ देखा। उसके आंखों में पहली बार हल्की सी बेचैनी उभरी। तुम लोग भूल रहे हो, उसने सख्त स्वर में कहा। ये गांव किसके भरोसे चलता है? दयाराम काका आगे आए। गांव वालों के भरोसे चलता है, उन्होंने शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा। ये वही आदमी था जो हमेशा सिर झुकाने की बात करता था। रंजीत ने गुस्से में कहा, बहुत हो गया नाटक। लेकिन इस बार कोई पीछे नहीं हटा। गंगा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज़ काँपी नहीं। हम बस इतना चाहते हैं, उसने कहा।
कि हमें इंसान की तरह जीने दिया जाए। उसकी बात खत्म होते ही चारों तरफ से आवाज़ उठने लगी, हाँ सही कह रही है, अब और नहीं, बहुत हो गया। भैरव सिंह ने पहली बार महसूस किया ये वही चौपाल नहीं रही। पीपल का पेड़ हवा में झूम रहा था, उसकी पत्तियां तेजी से हिल रही थी, जैसे वो इस बदलाव का गवाह बन रहा हो। उस दिन बिशनपुर की चौपाल पर पहली बार डर से ज़्यादा हिम्मत खड़ी थी, और ये सिर्फ शुरुआत थी, अब फैसला होना बाकी था। उस रात बिशनपुर जल्दी नहीं सोया। हर घर में धीमी धीमी बातें चलती रही। चूल्हे की आंच बुझ गई थी, मगर लोगों के भीतर कुछ जल रहा था, पुराना डर और उसके साथ उठती नई हिम्मत। आंगन में रखे दियों की लौ हवा में कांपती, फिर संभल जाती, जैसे गांव खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। गंगा खामोशी से बैठी थी, उसके सामने मिट्टी का वही छोटा सा दिया जल रहा था। जमुना उसके पास आई, कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, आज तूने जो किया वो आसान नहीं था। गंगा ने सिर उठाया, उसकी आंखों में अब डर की जगह एक ठहराव था। माँ, अगर आज भी चुप रहती तो कल शायद और बुरा होता। जमुना ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर चिंता अब भी थी, मगर उसमें एक गर्व भी खुल चुका था, धीमी मगर साफ। उधर चौपाल पर रात के समय भी लोग बैठे थे। पीपल के पेड़ के नीचे लालटेन टंगी थी, जिसकी पीली रोशनी में सबके चेहरे आधे उजाले आधे साए में थे। दयाराम काका, मास्टर शिव नारायण, हरीश और कई गांव वाले। आज कोई जल्दी में नहीं था, कल सुबह फैसला करेंगे, दयाराम काका ने धीरे से कहा, सबके सामने खुले में। और अगर वो नहीं माने, किसी ने पूछा। मास्टर शिव नारायण ने साफ आवाज़ में कहा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हरीश ने पहली बार बिना हिचक के सिर हिलाया, अब नहीं। उस रात बिशनपुर ने पहली बार डर के साथ नहीं, एक निर्णय के साथ आंखें बंद की। सुबह आई, सूरज बादलों के बीच से झांकता हुआ निकला, और मिट्टी से उठती खुशबू जैसे पूरे गांव को नई शुरुआत का एहसास दे रही थी। चौपाल पर भीड़ पहले से ज़्यादा थी, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब आ गए थे। आज कोई छिपकर नहीं देख रहा था, सब खुले में खड़े थे। भैरव सिंह भी आया। इस बार उसकी चाल पहले जैसी भारी नहीं थी। उसने चारों तरफ देखा, इतना भीड़, इतने नज़ारे जो उससे डर नहीं रहे थे। रंजीत उसके पीछे खड़ा था, उसका चेहरा सख्त था, मगर आंखों में पहली बार बेचैनी झलक रही थी। दयाराम काका आगे बढ़े, उनकी लाठी ज़मीन पर टिकी और आवाज़ पूरे चौपाल पर गूंज गई, आज हम सब यहाँ एक बात साफ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सन्नाटा छा गया। बहुत दिन से हम चुप रहे, उन्होंने कहा, सोचा सह लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो रुके, फिर बोले, लेकिन चुप रहने से गलत कभी ठीक नहीं होता, बस और बढ़ता है। लोगों के चेहरे पर सहमति साफ थी। मास्टर शिव नारायण आगे आए, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, उन्होंने शांत स्वर में कहा, बस हम इतना चाहते हैं कि हमारे गांव में इज्जत से जीने का हक सबको मिले। हरीश ने आगे बढ़कर कहा, हमारी बहन बेटियां डरकर घरों में बंद नहीं होंगी, अब नहीं। भीड़ से आवाज़ आई, सही बात, बहुत हो गया। गंगा धीरे धीरे आगे आई, उसकी चाल में अब झिझक नहीं थी। उसने रंजीत की ओर देखा, सीधे बिना झुके। हमने कुछ गलत नहीं किया, उसने कहा, फिर भी हमें हर दिन डर कर जीना पड़ा। उसकी आवाज़ कापी नहीं, बस अब इतना चाहिए कि कोई हमें हाथ लगाने से पहले सोचे। उसके शब्द हवा में ठहर गए। भैरव सिंह ने गुस्से में कहा, तुम लोग हद पार कर रहे हो। लेकिन इस बार कोई पीछे नहीं हटा। दयाराम काका ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हद हमने नहीं, आपके बेटे ने पार की है। भीड़ से सहमति की आवाज़ आई। रंजीत ने कुछ कहना चाहा, मगर शब्द नहीं निकले। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अकेला है। भैरव सिंह ने अपने बेटे की ओर देखा, उसके आंखों में गुस्सा था, मगर उसके पीछे
एक डर भी उभर आया था। वो डर जो उसने दूसरों पे बोया था, आज खुद उसके सामने खड़ा था। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर भैरव सिंह ने धीरे से कहा, क्या चाहते हो तुम लोग? मास्टर शिवनारायण ने जवाब दिया, बस इतना कि आगे से ऐसा हरकत दोबारा ना हो और आज सबके सामने माफ़ी मांगी जाए। ये शब्द भारी थे। रंजीत का चेहरा लाल हो गया। मैं, उसने गुस्से में कहा, मैं माफ़ी मांगूंगा? भीड़ से आवाज़ आई, हाँ मांगनी पड़ेगी। गंगा चुप खड़ी रही, उसने कुछ नहीं कहा। भैरव सिंह ने अपने बेटे की ओर देखा। कुछ पल तक दोनों की नज़रें टकराती रही। फिर धीरे धीरे, बहुत मुश्किल से रंजीत ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज़ धीमी थी, लगभग टूटी हुई। गलती हो गई। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। आगे से ऐसा नहीं होगा। ये शब्द उसके लिए आसान नहीं थे। गंगा ने उसे देखा। उसकी आंखों में न जीत थी न बदला, बस एक शांति थी। भीड़ में हलचल हुई। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। दयाराम काका ने गहरी सांस ली। बस, उन्होंने कहा, यही चाहिए था। मास्टर शिवनारायण ने धीरे से सिर हिलाया। उस दिन कोई लड़ाई नहीं हुई, ना कोई हिंसा हुई, लेकिन कुछ और हुआ। डर टूट गया। पीपल का पेड़ हवा में झूम रहा था। उसकी पत्तियां धूप में चमक रही थी। गांव की औरतें पहली बार बिना झिझक के रास्ते पर चल रही थी। बच्चे फिर से खुलकर खेल रहे थे। गंगा अपने आंगन में खड़ी थी। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज अब बादलों से पूरी तरह बाहर आ चुका था। जमुना उसके पास आई। अब डर नहीं लगता? उसने पूछा। गंगा हल्का सा मुस्कुराई। डर तो था, उसने कहा, बस अब हम अकेले नहीं हैं। दूर चौपाल पर लोग बैठे थे, बिना किसी साए के। बिशनपुरा वही था, मिट्टी वही, रास्ते वही, लोग वही, लेकिन अब वो डर से नहीं, अपनी इज्जत से पहचाने जाने लगा था।